चलिए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। सॉरी, ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट का सेकेंड पार्ट है और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा। एसी थ्रू रेजिस्टेंस, एसी थ्रू कैपेसिटेंस, एसी थ्रू इंडक्टेंस, जिससे हम लोगों ने करंट और वोल्टेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फेजर डायग्राम, ये सब प्लॉट किया था। अब इसमें हम लोग तीनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या क्या होगा, ये सब फाइंड करेंगे। जस्ट ए मिनट देख ले स्लाइड। हाँ, तो सबसे पहले एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे यहां इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों सीरीज में है थ्रू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का सिंबल ये है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही आपने इस सर्किट में फ्लो कराया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही सेटअप हुआ तो हमने देखा कि करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होता है। इसका मतलब यदि हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वी आर और आई को सेम डायरेक्शन में दिखाएंगे। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले एक हमने करंट का और वोल्टेज का हमने क्या कहा कि सेम डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो वी आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट आर इन द सेम फेज, इसलिए सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया। अब आ जाए सेकेंड केस में, इंडक्टर से जैसे ही या इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वीएल वो जब सेटअप होगा तो इन केस ऑफ इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर वीएल लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब ये पाई बाई 2 एंगल बनाएगा कहां से, इस एक्सिस से या करंट और वी आर के लाइन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि ये लीड कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो यहां पर ये वीएल का डायरेक्शन ये हो गया। अब थर्ड हमारे पास कौन सा डिवाइस है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीसी और करंट, इन दोनों का रिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि वीसी लैग्स बिहाइंड पाई बाई 2 और करंट लीड्स द वीसी बाई फेज एंगल पाई बाई 2। तो वीसी क्या होगा, लैग्स बिहाइंड, इसका मतलब करंट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नेगेटिव साइन आ गया तो क्लॉकवाइज, तो ये वीसी सेटअप हो गया। अब इनका हमको इफेक्टिव वैल्यू निकालना है। तो इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको रीड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है। जैसे सिंपली मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर बी इस डायरेक्शन में और थर्ड वेक्टर सी इस डायरेक्शन में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते, ए वेक्टर अब सी के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो ये निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट क्या दे देगा, बी माइनस सी। तो इसी तरह से हम वीसी को उस डायरेक्शन में ले जाए तो ये क्या दे देगा, माइनस वीसी। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा इस एक्सिस पर, वीएल माइनस वीसी। यदि आप इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो ये वैल्यू वीएल माइनस वीसी हो जाएगा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट ग्राफ में या नेक्स्ट स्लाइड में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वीएल और वीसी का डायरेक्शन है, तो वीसी को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, वो वीएल माइनस वीसी बन जाएगा। क्लियर। अब ये एक पैरेललोग्राम की तरह बिहेव करेगा। तो रिजल्टेंट क्या दे दिया, वीएल माइनस वीसी और ये वी आर। तो इससे आप इफेक्टिव वैल्यू ई निकालोगे। तो सिंपली आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको हमने लिख दिया सपोज ओ टू ए, ये वी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वीएल माइनस वीसी
ओबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओसी हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव वैल्यू। इसका मतलब हम लोग इसको ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ओसी को हम लोग क्या लिख देंगे, वी आर स्क्वायर। ओ ए को हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी ओसी इफेक्टिव है इसलिए इसको इफेक्टिव को ई से रिप्रेजेंट कर दे, तो ये हो गया ई स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू हो जाएगा वी आर स्क्वायर और ए सी मीन्स ओ बी, और ओ बी का वैल्यू क्या है, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। इससे हम लोग ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी आर मतलब आई इंटू आर, तो आई आर का होल स्क्वायर। इसमें आ जाएगा ये आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। आई कॉमन ले लीजिए तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इट मीन्स इससे आप निकालेंगे तो ये फॉर्म यहां पर ये इनफैक्ट आई छुटा हुआ, इसको हम लोग आई को ऐसे लिख देंगे। तो यहां से ई का वैल्यू हो जाएगा ई इज इक्वल टू आई, और ये हमारा क्वांटिटी क्या बन जाएगा, अच्छा वी आर के फॉर्म में, सॉरी तब तो आई नहीं हो गया, वी आर के फॉर्म में, ये ठीक है बिल्कुल सही है। अब आई के फॉर्म में यहां पर तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में इसका मतलब ये वैल्यू हमारा क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो I इज इक्वल टू हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई बाई जेड। और इस जेड को हम लोग क्या कहते हैं, इंपेडेंस कहते हैं। इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट, इसलिए इसका यूनिट भी ओम होगा। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, इसका यूनिट ओम होगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब इससे हम एक्सएल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लें। यहां पर रिजल्ट हम लोग पहले क्या रिजल्ट हम लोगों का है, तो वी आर ये हमने इस फॉर्म में लिखा और इससे करंट का वैल्यू निकाल लिया, ये हमारा इंपेडेंस हो गया। अब नेक्स्ट है इंपेडेंस का वैल्यू। ये हम लोग जब एक्सएल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी का वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी। तो इंपेडेंस का वैल्यू ये हो गया। अब इसे हम फेज भी निकाल सकते हैं। तो फेज कैसे निकाला, यहां पर सिंपली tan फाई यूज किया। तो अभी हम लोगों ने जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था वही था। अब इससे हम लोग tan फाई यदि निकालते हैं तो tan फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए, और ए बी का वैल्यू हमारे पास क्या देख लो, वी एल माइनस वी सी, और ये वी आर है। ये क्या हो जाएगा, आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी डिवाइडेड बाई आई आर। यहां से आई कॉमन ले लेंगे तो एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर एक्सएल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्सएल की जगह पर क्या आ गया, ओमेगा एल, एक्सी की जगह पर 1 बाई ओमेगा सी बाई आर। इस फॉर्म में भी फेज को निकाल सकते हैं। अब एक और क्वांटिटी हो सकता है आपसे पूछा जाए एग्जाम में, टाइम लैग। तो टाइम लैग जब भी पूछा जाएगा तो टी इज इक्वल टू, आपने जो फाई का वैल्यू निकाला है तो फाई को ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो टाइम लैग निकल जाएगा। तो टाइम लैग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फाई जो भी होगा उसको ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो एलसीआर सर्किट हमने पढ़ लिया। इसी तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एलआर का। तो एलआर का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सी नहीं होगा। तो हमने एक इफेक्टिव वैल्यू। अब यहां पर tan फाई, अब और इसके दोनों वैल्यू लिखा, एक्सएल और एक्सी और फिर ओमेगा के फॉर्म में। तो पहला कंडीशन है कि यदि एक्सएल लार्जर होगा एक्सी से या ओमेगा एल लार्जर देन 1 बाई ओमेगा सी,
तो इसका मतलब tan phi पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan phi जब पॉजिटिव होगा तो ये कंडीशन क्या बनेगा, कैसा होगा, इंडक्टर डोमिनेटेड। इसलिए हम लोग जब भी क्वेश्चन में कह दे कि इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है तो एक्सएल एक्सी दोनों के बीच रिलेशन क्या आएगा, एक्सएल लार्जर देन एक्सी, tan phi इज पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन एक्सएल लेस देन एक्सी या एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट हो जाएगा। और दोनों इक्वल हो जाए तो फाई का वैल्यू 0, इसलिए वो क्या होगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन हम लोगों को दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। तो हम लोग एक्सएल और एक्सी एक ऐसा कंडीशन लेते हैं, ये एक्सएल एल सबस्क्रिप्ट में होगा, तो एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा जहां पर कि tan phi मतलब phi का वैल्यू 0 हो जाए और इंपेडेंस मिनिमम हो जाए। क्योंकि करंट एम्पलीट्यूड जो हम लोगों ने लिखा है, इसको ध्यान से समझेंगे। करंट एम्पलीट्यूड हम लोगों ने जो अभी लिखा है उसी से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाय इंपेडेंस, इट मींस ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब करंट के एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होने के लिए इंपेडेंस को मिनिमम होना होगा और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता। इसलिए ये कंडीशन हम लोग लेते हैं कि एक्सएल माइनस एक्सी बिकम 0, मींस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेजोनेंट लेते हैं जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा आर सी, देन ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी at a particular frequency called resonant frequency at which current amplitude becomes maximum is known as resonant circuit, and the frequency associated with it is called resonant frequency। समझ में आ गया, क्लियर। इसलिए यहां पर लिखा है कि impedance offered by the circuit is minimum and the current is maximum, this condition is called resonant circuit या रेजोनेंस कंडीशन। तो आपसे कंडीशन जब भी पूछा जाएगा तो बहुत सारे क्राइटेरिया आपके पास हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या बन सकता है कि यहां पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है तो फाई का वैल्यू 0 डिग्री। दूसरा कंडीशन क्या क्या, ये सब कंडीशंस दिमाग में रखना है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर। इस कंडीशन में क्या बनेगा, करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स ई नॉट बाई जेड, और z का मतलब क्या बनेगा, यहां पर ये r बन जाएगा क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी बिकम 0। इतने कंडीशन दिमाग में रखने हैं। तो ये रेजोनेंट सर्किट था। अब आ जाए रेजोनेंट कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन है जहां पे करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स आई नॉट। यदि करंट एम्पलीट्यूड है तो उसका वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 हो जाए। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उसी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। और क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड्स। जैसे हम लोग एक करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लिया, इस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम है और वो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है भाई, ओमेगा आर। ठीक, अब यहां पर डिफरेंट वैल्यूज हमने लिया रेजिस्टेंस का, तो वो क्वालिटी फैक्टर ये बताएगा कि इसमें जो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है
उस कंडीशन में कहां पे करंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू और कहां पे ये ग्राफ में शार्पनेस है। तो शार्पनेस सबसे ज्यादा कहां पर है, R1 पे है। इसका मतलब करंट एम्पलीट्यूड लिखते आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। तो आर का वैल्यू कम होना चाहिए। तो आर का वैल्यू इसमें किस में कम होगा, R1 में, क्योंकि पिक वैल्यू और इसका जो कर्व का या ग्राफ का शार्पनेस है वो मैक्सिमम कहां पर है, R1 के लिए है। इसलिए R1 लेसर देन R2 लेसर देन R3। ठीक, अब यहां पर दो रीजन हमने, मान लो R1 ही सेलेक्ट किया तो एक रीजन हमारा ये होगा, एक पार्ट, और एक पार्ट ये होगा। इसको हम लोग ध्यान से, इसको हम लोग ओमेगा 1 मान लेते हैं। इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग ओमेगा 2 मान लेते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर कहता है रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड्स, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब यहां पर यहां से यहां तक का वैल्यू ओमेगा R है, ये हमारा डेल्टा ओमेगा है। ठीक, ये ओमेगा R है। इसका मतलब ये ओमेगा 1 का वैल्यू आप ग्राफिकली देखो तो क्या बन जाएगा, ओमेगा R माइनस डेल्टा ओमेगा। यहां से लेकर के यहां तक ये ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 2 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इट इज ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा R कैंसिल, इट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। क्लियर? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। ठीक, ये क्या क्वांटिटी कहलाता है, इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं बैंड विड्थ। इसलिए हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्या आ गया रिजल्ट, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। ये भी क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब मैथमेटिकली यदि हम इसको फाइंड करते हैं, एक और प्रोसेस जिसमें मैथमेटिकली यदि हम इसको फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर, इस फॉर्म में भी आ जाता है ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ओमेगा L आई कैंसिल बाई R। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली रिलेटेड टू रेसिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो शार्पनेस ज्यादा होगा, जो R1 के केस में है। R2 का वैल्यू लार्जर है इसलिए ज्यादा शार्प नहीं है, फ्लैट है। R3 और भी ज्यादा है तो फ्लैट होगा कर्व। समझ में आ गया? क्लियर? तो यहां पर ये क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंट कर्व ये है, और ये रिजल्ट हम लोग देख ले, बैंडविड्थ का वैल्यू 2 डेल्टा ओमेगा। क्लियर? क्वालिटी फैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ये डिवीजन के फॉर्म में, तो ओमेगा R डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक, और ये क्वालिटी फैक्टर VL बाई VR, तो Q को हम लोग VC बाई VR भी लिख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर ओमेगा RL डिवाइड बाई R। ये थोड़ा सा वो फॉन्ट इधर उधर हो गया, लेकिन हमने मैथमेटिकली लिख भी दिया, उससे आप समझ जाएंगे। तो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्लियर? अब आ जाए, नेक्स्ट है पावर इन AC सर्किट विद LCR। तो जैसे इंस्टेंटेनियस CMF आप E सप्लाई करते हैं तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो करंट का सेटअप होता है वो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल की जगह पर क्या लिख दिया E, और DQ की जगह पर क्या लिख दिया I dt। इंस्टेंटेनियस CMF का वैल्यू क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी।
इंस्टेंटेनियस करंट क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पर ये साइन ए प्लस बी को ब्रेक किया, ठीक। यहां पर हम स्टेप आपको लिख के बता देते हैं। ये साइन ए प्लस बी को ब्रेक किया तो हमारा ये जो अमाउंट ऑफ वर्क है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, इसका वैल्यू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू ये है, और करंट का वैल्यू हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में। तो ये आई डी टी हो गया। अब इससे हम लोग ई नॉट आई नॉट को बाहर निकाल दे। ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाइव, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, इस फॉर्म में इंटू डी टी हो गया। इसको हम लोग, ये डेरिवेशन आता है इसलिए ये दिमाग में रखिएगा। ई नॉट आई नॉट बाहर निकाल दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, प्लस ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, और ये डी टी। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी इस फॉर्म में लाएंगे तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन 2a बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी कॉस फाइव इंटू डी टी बना। अब यहां पर नेट अमाउंट ऑफ वर्क, तो इस कंडीशन में ई नॉट आई नॉट बाई 2। अब इसमें कॉस फाइव कांस्टेंट है। अब ये 0 से टाइम 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये डी टी के फॉर्म में आ गया। ये फर्स्ट पार्ट, प्लस सेकेंड पार्ट में आ जाए 0 से टी, ये क्या बन गया, इसमें कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है, कॉस फाइव, तो कॉस फाइव को पहले लिख दे आप, कोफिशिएंट को पहले लिख देंगे, तो ये कॉस फाइव, और इसमें सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन। अब इसका रिजल्ट देख लीजिए, यहीं पर लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं ई नॉट आई नॉट बाई 2, ठीक। अब यहां पर कॉस फाइव बाहर कर दीजिए, इस वाले पार्ट का dt का इंटीग्रेशन t हो गया, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट 0 से t। फिर आ जाए नेक्स्ट पार्ट में कॉस फाइव है, ठीक। इसका इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी का माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और 0 से टी टाइम इंटरवल, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव। अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दिया वैल्यू, 2 ओमेगा को बाहर कर दो, 2 ओमेगा बाहर हो गया, साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। ये फर्स्ट टर्म हो गया माइनस कॉस फाइव बाई 2 ओमेगा, कॉस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी, माइनस कॉस 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, तो ये पार्ट तो ऑलरेडी हमने बता दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो अमाउंट ऑफ वर्क ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव इंटू टी। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या आता है, टी और टी कैंसिल, साइन 4 पाई 0, साइन 0 0, तो ये पूरा टर्म वैनिश होके क्या दे दिया, 0 दे दिया। टी और टी कैंसिल हो गया, कॉस 4 पाई 1, कॉस 0 1, ये भी टर्म कैंसिल होके 0, इतना ही पार्ट बचा।
तो अमाउंट ऑफ वर्क देखिए हमारा यहां तक आ गया। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क बाई टाइम पीरियड। तो टाइम से डिवाइड हो गया, तो ये फाइनली ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई हो गया। अब इसको हम लोग एफ यहां पर वर्चुअल वैल्यू आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ई नॉट बाई √2 हो जाएगा इंटू आई नॉट बाई √2 कॉस फाई, और पावर इज इक्वल टू ये बन जाएगा ई आरएमएस, ये आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। इसको हम लोग वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। तो ईवी आईवी कॉस फाई हो जाएगा, जहां पर कॉस फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। और ये पावर फैक्टर का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है, रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस होता है। क्लियर? तो पावर का भी एक्सप्रेशंस हम लोगों ने देख लिया। अब यही पावर, इसको इस फॉर्म में लिखा, हमने लिख दिया cos फाई पावर फैक्टर है। अब इसमें कंडीशंस आप निकाल सकते हैं। यदि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा तो फाई का वैल्यू 0 डिग्री, तो cos फाई की जगह पर cos 0 डिग्री 1, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईवी आईवी cos फाई। प्योरली इंडक्टिव सर्किट तो फेस कितना बन गया, 90 डिग्री, तो cos फाई क्या बन जाएगा, 0, तो पावर क्या आ जाएगा, 0। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट या एवरेज पावर फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0। उसी तरह से प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो cos फाई का वैल्यू कितना आता है, 90 डिग्री, cos 90 0, तो पावर 0। क्लियर? अब एलआर सर्किट हो जाए तो एलआर सर्किट का पावर कैसे निकालोगे, तो सिंपली ट्रायंगल, इंपेडेंस ट्रायंगल याद रखो। ये ट्रायंगल जो बना रहे इसको इंपेडेंस ट्रायंगल भी कहते हैं। आर को रिप्रेजेंट करता है और ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये एक्सएल माइनस एक्सी को रिप्रेजेंट करता है और ये इंपेडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो कि एल आर सर्किट है, तो एल आर सर्किट में cos फाई का वैल्यू बताओ क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये क्या बन गया, Z। क्लियर? इसी तरह से LCR हो जाए, LCR cos फाई का वैल्यू, सॉरी बेस में हम लोगों ने रेजिस्टेंस बनाया था ग्राफ में, हाँ सॉरी ये मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। बेस में हम लोगों ने रेजिस्टेंस बनाया था, ये एक्सएल माइनस एक्सी था। तो यहां पर यदि एल आर सर्किट होगा तो cos फाई R बाई Z होगा। इसका मतलब ये R और Z का वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं। लेकिन एल आर सर्किट के लिए क्या होगा, सी पार्ट नहीं होगा, तो ये एक्सी रिमूव हो गया, तो ये आ जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। इसी तरह से सी आर, तो सी एक्सी नहीं होगा तो cos फाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R बाई Z, मीन्स R डिवाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। एलसीआर होंगे तो एलसीआर में cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z, तो Z की जगह पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सबके पावर फैक्टर आप निकाल सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, वॉटलेस करंट और आइडियल करंट। वॉटलेस करंट का मतलब देयर इज नो पावर, तो किस कंडीशन में पावर नहीं, तो पावर के फॉर्मूला में देखो क्या है, ईवी आईवी cos फाई। इसका मतलब साइन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो जैसे ईवी और आईवी के बीच का फेज एंगल फाई है, तो आईवी के कंपोनेंट हम लोग निकाल ले, तो आईवी का एक कंपोनेंट जो ईवी के डायरेक्शन है वो आईवी cos फाई, और परपेंडिकुलरली क्या बना,
IV sin phi. There is no contribution of IV sin phi. इसलिए कहता है कंपोनेंट IV cos phi generates power with EV. The component IV sin phi does not contribute to power. Clear? Hence, power generated by the component IV sin phi is zero. Or this component is called wattless current or idle current. समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाए एलसी ऑसिलेशन. जब इंडक्टर और कैपेसिटर का ऑसिलेशन हो रहा है, इसका मतलब एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के क्रॉस जब कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर, जिसको हम लोग लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो एल डी आई बाई डी टी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो. आई इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी होता है. तो यहां पर आई की जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो. देन डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर 1 by LCQ is equal to 0. It is compared with the standard SHM equation omega square Q is equal to 0. Then omega square is equal to 1 by LC. Then frequency of oscillation of LC circuit 1 by root LC. और इसी को हम लोग 2 पाई फ्रीक्वेंसी न्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं, एफ के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी बिकम्स 1 by 2 पाई रूट LC. तो जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता हार्मोनिकली उसका फ्रीक्वेंसी 1 by रूट LC होता है. और ये याद रखेंगे जब चार्ज पार्टिकल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता तो Q बिकम्स Q नॉट कॉस ओमेगा टी. इसका मतलब इसको आप डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू लाओगे तो ये जीरो को सेटिस्फाई करेगा. इसलिए यहां पर क्या होगा? एनर्जी कंजर्व रहेगा. अब यहां पर एलसी ऑसिलेशन को हम लोगों ने यहां पर इस फॉर्म में दिखाया. जैसे सबसे पहला सेगमेंट कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, इसका मतलब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली. तो यहां पर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2C. और मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर, वो जीरो हो जाएगा. सेकेंड कंडीशन क्या आएगा? T बाई 8 पर यहां पर दोनों के बीच में शेयरिंग होगा. एक कंडीशन ये कैसे आ रहा है ये भी चीज जानना चाहिए. ये जीरो पर क्यों आया ये भी चीज जानना चाहिए. कैसे आता है? बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. यहां पर क्या लिखा हम लोगों ने? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी. यहां पर क्या है? टोटली इलेक्ट्रिकल. तो यहां पर यूई क्या हो गया? मैक्सिमम. तो ये कंडीशन कब आएगा? जब टाइम पीरियड हमारा जीरो है. क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि यहां पर मैक्सिमम है. मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे आप इसको? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट. तो ये क्या आ जाएगा? क्यू नॉट. तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. तो कॉस का कौन सा वैल्यू आ जाएगा? एन पाई. तो ये कॉस ओमेगा टी, कॉस को एलिमिनेट कर दो एन. पाई की जगह पर क्या आ गया? 2, सॉरी पाई ही है ऑलरेडी. तो ये एन पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी. एन का वैल्यू जीरो डालो तो टाइम पीरियड क्या आ गया? जीरो. समझ में आ गया? तो ये इससे हम लोग मैग्नेटिक जीरो लिखते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम लिखते हैं. यहां पर आ जाए दोनों का शेयरिंग हो रहा है. इसका मतलब शेयरिंग जब हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी हाफ हो रहा है. तो पहले कितना था भाई? क्यू स्क्वायर बाई 2C. अब आ गया 10 इंस्टेंट क्यू स्क्वायर बाई 2C. विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली. तो इनिशियली कितना था? मैक्सिमम क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C. क्लियर?
इससे क्या रिजल्ट आ गया देखो, Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q0/√2 प्लस माइनस के फॉर्म में। अब यहां पर हम लोगों ने चार्ज क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा टी। ये क्या आ गया, Q0/√2 इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा टी। ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। ये क्या आ जाएगा, सीधे बताओ, cos ओमेगा टी। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में हम एक वैल्यू π/4 लेके चलें, निगेटिव आ जाएगा 3π/4 पर, तो π/4 लेकर के चलते हैं। और ये 2π/t इंटू टी, कॉस को एलिमिनेट करो, क्या आ गया, π/4 इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी। पाई एलिमिनेट हो गया, क्या आ गया, टाइम पीरियड T/8। जब 3π/4 रखोगे तो 3T/8, उस टाइम पीरियड पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों इक्वल होंगे। तो T/8, 3T/8, 5T/8। क्लियर, तो वहां पे शेयरिंग हो गया। तो ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। इसका मतलब हाफ Li² हो जाएगा, और सॉरी कंप्लीटली मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक क्या हो गया, 0, तो T/4 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएंगे, यहां भी क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, 3T/8, हाफ इलेक्ट्रिकल हाफ मैग्नेटिक। यहां पर क्या हो गया, कहने का मतलब यह है कि आप इसको ऐसे समझे, जो बिल्कुल बेसिक चीज है स्टार्टिंग से। पहला कंडीशन में हमने क्या किया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। अब ये चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो जब डिस्चार्ज शुरू होगा तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। इसलिए इसकी पोलैरिटी जो 5 था, इसको हमने 3 दिखाया। इसका मतलब यहां शेयरिंग होने लगा। अब ये डिस्चार्ज होकर कंप्लीटली फील्ड लाइंस लिंक्ड हो जाएंगे इंडक्टर में। इसका मतलब कंप्लीटली क्या बन जाएगा, वो मैग्नेटिक बन जाएगा, इलेक्ट्रिक 0 हो गया। अब वो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप करेगा और कैपेसिटर को रिचार्ज करेगा विद अपोजिट पोलैरिटी। तो यहां पर नेक्स्ट कैपेसिटर को रिचार्ज किया विद अपोजिट पोलैरिटी। यहां भी शेयरिंग होने लगेगा और सारे इंड्यूस्ड ईएमएफ, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लॉस कर जाएंगे, जो कंप्लीटली इंड्यूस्ड ईएमएफ में सेटअप होगा, और ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल हो जाएगा विद अपोजिट पोलैरिटी। यहां पर मैग्नेटिक 0 हो जाएंगे। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड हो जाएंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इस तरह से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा हार्मोनिकली, इसलिए इसका नाम पड़ गया एलसी ऑसिलेशन। क्लियर, कंडीशन जितने भी आप कंटिन्यूअस चलता रहेगा। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट दो डिवाइस है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट को हायर वोल्टेज एट लोअर करंट में कन्वर्ट करता है। क्लियर, इसमें ही हमने ट्रांसफार्मर के स्लॉट्स दिखाए, जिसमें ये प्राइमरी कॉइल, जिससे आप इनपुट प्रोवाइड करते हो और इससे आप आउटपुट डिलीवर करते हो, और आउटपुट जहां भी हम लोग निकालते हैं वहां पर एक लोड रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। जिसमें दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी में जैसे ही करंट आपने दिया, इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी में सेटअप होगा। ठीक, अब यहां पर कंडीशंस आ जाए। पहला थ्योरेटिकल कंडीशन क्या है कि जो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होता है वो इस फॉर्म पे है, और यहां पर आइडियल कंडीशन, ये सारी चीजें हम एक बार आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। तो सबसे पहला क्या है कि जैसे इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में सेटअप हुआ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा -N d∅dt। इसका मतलब यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, d∅dt।
induced EMF in the secondary coil, number of turns in the secondary coil, d phi by dt। अब ये दोनों को आप डिवाइड कर दे, सेकेंडरी ई सिंबल एस मतलब स्मॉल से लो या कैपिटल से, तो सेकेंडरी बाई प्राइमरी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर देख लो, सेकेंडरी बाई प्राइमरी, और इनके रेशियो को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज ट्रांसफार्मर रेशियो, टर्न्स रेशियो। यदि के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, के का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब जब आइडियल कंडीशन आता है तो इनपुट पावर, पावर जो आपने इनपुट में सप्लाई किया, पावर को लिखते हैं VI, इसका मतलब इनपुट पावर में आपके पास सेकेंडरी है, करंट्स इन द सेकेंडरी, आउटपुट पावर EP होगा और करंट IP हो जाएगा। इससे आप सेकेंडरी बाई प्राइमरी का रेशियो निकालोगे तो यहां पर IP बाई IS हो जाएगा, और ये इनवर्सली रिलेटेड टू सेकेंडरी है, तो यहां पर आपका ये वैल्यू आ जाएगा ट्रांसफार्मर रेशियो के फॉर्म में। एफिशिएंसी जब हम लोग निकालते हैं तो एफिशिएंसी को कहते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो पावर आउटपुट क्या है भाई, सेकेंडरी, तो ES, और करंट क्या है IS, और ये EP IP है। क्लियर? तो यहां पर इस फॉर्म में, और यदि हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी क्या होते है, 100% होता है। क्लियर? तो यहां पर दो कंडीशन आ जाएगा, एक कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप अप का, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर, क्योंकि के ट्रांसफार्मर रेशियो और टर्न रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और दूसरा कंडीशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, के का वैल्यू लेस देन 1 है। अब यहां पर जब ट्रांसफार्मर में हम बात करते हैं तो एनर्जी का भी लॉसेस होता है। तो पहला एनर्जी हमारा कॉपर लॉस होता है ड्यू टू हीट प्रोडक्शन, जो कि सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में वाइंडिंग जो होती है वो उस तरह से जिससे कि रेजिस्टेंस या आप कह सकते हो कि हीट प्रोड्यूस होता है। अब इसको हम लोग रिमूव करने के लिए या इस लॉस को रिमूव करने के लिए बेस्ट प्रोसेस है कि हम एरिया या थिक वायर को यूज करें। कहने का मतलब है कि करंट इज इक्वल टू, या हम लोग लिखते हैं करंट I इज इक्वल टू EMF बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमको कम करना है, तो रेजिस्टेंस को हमको कम करने के लिए रेजिस्टेंस क्या, ρL बाई A। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ज्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। इसलिए थिक वायर को यूज किया जाता है। ठीक, एनर्जी लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में होते हैं, कॉपर लॉस, उसको अवॉइड करने के लिए। सेकेंड है फ्लक्स लॉसेस, इसका मतलब प्रॉपर कपलिंग नहीं होगा प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो फ्लक्स का लीकेज होगा, तो इसके लिए हम लोग कपलिंग को प्रॉपर करते हैं। थर्ड कंडीशन है आयरन लॉसेस। तो आयरन लॉसेस के दो हो गए, एक एडी करंट का सेटअप हो जाए, तो एडी करंट का सेटअप होता है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग उसको लैमिनेट कर देते हैं या उसके स्लॉट्स को बड़ा कर देते हैं। तो जैसे ये मान लो कि इस तरह से अंदर सॉलिड कोर है, ये पाथ ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और हम इसको लार्जर पाथ बनाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो लार्जर पाथ बना दिया, लैमिनेट कर दिया, अलग अलग पार्ट को कर दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए लार्जर पाथ मिला, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ जाने से करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा ना, I इज इक्वल टू। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर किया, तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करने से क्या होगा, I का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब एडी करंट का लॉसेस होने लगेगा। ठीक, दूसरा हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब इसके अंदर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के कोर मटेरियल यूज किया जो कि सॉफ्ट आयरन का है, तो वो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, तो एक हिस्टेरेसिस लूप का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा उतना लूप एक्सपैंड होगा, उतना अमाउंट ऑफ वर्क ज्यादा होगा, उसमें एनर्जी का लॉसेस ज्यादा होगा। तो ऐसा हमको मटेरियल इसके अंदर यूज करना है जिसका हिस्टेरेसिस लॉस
कम हो, इसका मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम लोगों ने हिस्टेरिसिस लूप ऐसा पढ़ा था। अब जैसे मान लो कि आपको दे दे क्वेश्चन में कि ऐसा एक लूप फॉर्म कर रहा है, ये हिस्टेरिसिस है, और ऐसा एक लूप फॉर्म करना, कौन बेटर हो जाएगा? जिसका एरिया कम होगा। एरिया जिसका कम होगा उसमें एनर्जी का लॉसेस कम होगा। तो ऐसे मटेरियल हम लोग यूज करते हैं जिसमें एनर्जी लॉसेस कम हो, इसका मतलब थिन हिस्टेरिसिस लूप हो, इस हिस्टेरिसिस लूप का एरिया स्मॉलर हो। क्लियर? तो ये हम लोगों ने रिमेडी भी देखा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में ये नॉर्थ साउथ ऑलरेडी इसका फैब्रिकेशन, इसके डिजाइन वगैरह के बारे में आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ये आर्मेचर कॉइल होता है। इस आर्मेचर PQRS कॉइल को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखा, और ये हमारे स्लिप रिंग्स है, और ब्रशेस B1 B2 दूसरा रिंग है, R2 और ब्रश B2 है, और जिससे हम लोग आउटपुट डिलीवर करते हैं वो हमारा लोड RL है। अब इसी एक्सिस के अबाउट ये रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं, ये रोटेट करता है। तो हमारे पास मेजर सेगमेंट क्या हो गया? आर्मेचर कॉइल। दूसरा हमारा फील्ड मैग्नेट हो गया। तीसरा क्या बना? स्लिप रिंग्स। और फोर्थ पार्ट ब्रशेस B1 एंड B2। अब इसका जैसे इसमें रोटेशन होता तो इनिशियली क्या होता है? PQRS इस सेगमेंट में है, और नेक्स्ट साइकिल में PQRS का फॉर्म ऐसे होता है, थर्ड सेगमेंट में PQRS का फॉर्म ऐसा होता है। तो इस तरह से ये रोटेशन होता है, और रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का सेटअप बना रखा है। और ये ऑल्टरनेटिंग EMF को जनरेट करता है, और इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस EMF है। यहां पर इतने कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं, उस कंपोनेंट्स का हमने नाम लिख दिया। अब यहां पर जो बेसिक हमारे पास है, किस पर बेस्ड है? तो जब आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है तो आर्म हमने कहा कि PQ फ्रंट में है, वो नीचे जाता है, RS हमारा अप हो जाता है। तो जो प्लेन ऑफ द डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंग, और इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट सेटअप होता है। इसके डायरेक्शंस को हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। ठीक, अब यहां पर ये कंडीशंस जब आ गया तो इसको हमने यहां पर एक फिगर में ड्रॉ कर रखा है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ये हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए इतना फास्ट कर रहे हैं। यही है आर्मेचर कॉइल, इसमें करंट का फ्लो दिखा दिया, ये रोटेट करा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड B है, नॉर्मल हमने N लिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है। तो पहले फ्लक्स लिख देंगे। फ्लक्स क्या होता है? B इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स N है तो B डॉट ए, B ए कॉस थीटा। थीटा को हम लोग ओमेगा टी के फॉर्म में लिखेंगे, और थीटा ओमेगा टी, तो फ्लक्स हो गया NBA cos ओमेगा टी। इंड्यूस EMF होता है -d∅dt। तो यहां पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग किसको? NBA cos ओमेगा टी को। cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और ये पिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इंस्टेंटेनियस EMF है। और यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा। क्लियर? तो ये हमारा सेगमेंट ऑलरेडी खत्म हो गया, तो अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है।